उसको समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हम लोग जब शहरों में बैठ कर के देखते हैं या जो गैर आदिवासी नज़रिए से देखना शुरू करते हैं तो उस रिश्ते की गंभीरता को हम बहुत कम समझ पाते हैं। उससे लेकर के हमारी संवेदनाएं ज़रूर होती हैं, सिंपैथी ज़रूर होती है, लेकिन जो उसका जुड़ाव होना चाहिए वो जुड़ाव नहीं हो पाता है। आदिवासी और जंगल और जमीन का रिश्ता एकदम से ऐसे समझिए जैसे नाभि और नाल का रिश्ता है। जंगल के बिना आदिवासी की कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। हमने देखा अमेरिका के भीतर रेड इंडियंस का क्या हुआ, वही स्थिति इस देश में भी हो रही है। इस देश के आदिवासियों के खिलाफ पिछले अगर हम लोग देखें तो 250 सालों से एक युद्ध चल रहा है, और उस युद्ध में आदिवासी लगातार आमने सामने की फाइट कर रहे हैं। ये युद्ध अंग्रेजी हुकूमत के दौर में हमने देखा भागलपुर के इलाके में जंगल और इसी जमीन को बचाने के लिए तिलका मांझी ने शुरू किया और हसदेव तक चला आया है। आदिवासी अगर हम लोग देखेंगे तो पूरी तरीके से सिर्फ मसला ये नहीं कि उसके ऊपर निर्भर है। मैं जिस समाज से आता हूं उसमें बहुत सारे गोत्र हैं, बहुत सारे अलग अलग हिस्से हैं। उसका हर एक का एक धराड़ी है, एक पेड़ है जिसे हमारे पुरखे पूजते हैं। वो इतना सा पौधा होता है जिसके बारे में कहा जाता है कि हम इस पेड़ की वजह से जिंदा हैं। हम उसको लात भी नहीं मार सकते हैं, तोड़ना काटना तो बहुत दूर की बात। एक पर्टिकुलर पेड़ होंगे जो हमारे अलग अलग जो भी फेस्टिवल्स होगा, कोई शादी होगा, विवाह होगा, कुछ भी, अगर कोई बच्चे का जन्मदिन है तो हर एक पेड़ पहले से तय है। उसके बिना हमारा सर्वाइवल मुश्किल है। तो इसलिए नहीं कि हम उससे सिर्फ कुछ फल मिल रहा है तो इसकी वजह से जिंदा है, उसकी लकड़ियां बेच करके जिंदा है, इसलिए मामला नहीं है। सिर्फ हमारी हर एक चीज, हमारे हर, आप देखेंगे तो पता चलेगा जहां पुरखे कुछ दिन रह करके आए, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन हुआ, जहां पर मेरा आज गांव बसा हुआ है और 70-80 साल पहले या 100 साल पहले जहां पर था, आज भी लोग वहां जाकर के पूजने जाते हैं। कुछ लोग हैं जो 1000 साल पहले जहां हम लोग ग्वालियर के हिस्से से आए थे उस हिस्से में जाते हैं पूजने के लिए, वो आज भी जा रहे हैं क्योंकि उनका बिलीव है। आज की तारीख में सिचुएशन ये है कि ये जो पूरा का पूरा सरकारों ने, चाहे अंग्रेजी हुकूमत के दौर में रही हो या आज के दौर में रही हो, इन्होंने इन पूरे के पूरे एरियाज को सिर्फ एक प्रॉफिट मेकिंग मशीन के रूप में देखा कि कैसे यहां से मुनाफा कमाया जा सके, और मुनाफे को नाम दिया गया डेवलपमेंट। और उस डेवलपमेंट के नाम पर चौड़ी सड़कें, बड़े कारखाने, बड़े बांध, इसके नाम पर कहा गया कि अगर ये होंगे तो देश का विकास होगा, और यही विकास है। और कह दिया गया कि ये लोग अनपढ़ हैं, इनको कुछ आता नहीं है, ये बहुत सीधे भोले लोग हैं, इनको भी आधुनिक बनाना है। तो वो जो आधुनिक बनाने का सिलसिला शुरू हुआ, उस आधुनिकता की रेस में हम कहीं गायब हो गए। उन्हें लगा कि शायद एसी कमरे, बढ़िया चमचमाती कारें, यही सब शायद आधुनिकता का परिचायक है, लेकिन वो नहीं है हमारे लिए। जिस उंगली के कटने के बाद आप टिटनेस के इंजेक्शन के लिए और हॉस्पिटल भागते हैं, हमारे पास उसके लिए छोटा सा पौधा है, हम उसको रगड़ते हैं, उसका थोड़ा सा रस निकलता है, उसको निचोड़ लेते हैं उंगली पर, ब्लड रुक जाता है, नहीं जरूरत है हॉस्पिटल जाने की। लेकिन सिचुएशन ये है कि उसको समझा ही नहीं जा रहा। हसदेव एक एग्जाम्पल है, पूरी विस्तार से आलोक भाई ने बताया, बाकी सभी साथियों ने हसदेव का बताया। नेतरहाट झारखंड के भीतर पिछले 30 सालों से लड़ाई लड़ रहा है, 245 गांव हैं। अभी तक 245 गांव की जमीन वापस नहीं की गई है। पिछले 3-4 महीने से जब बजट सेशन केंद्र में सरकार का शुरू हो रहा था, तब एक नर्मदा तापी जो है लिंक परियोजना शुरू की गई थी गुजरात में, और लाखों एकड़ जमीन को जो है कहा जा रहा था कि उसको ले लिया जाएगा,
4-5 महीने आदिवासी लगे उसके पीछे, लगातार आंदोलन किया। सरकार ने कहा कि हम इसको रद्द करते हैं, हालांकि अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, उन्होंने ओरली कह दिया कि हम रद्द करते हैं। सिलगेर को 1 साल से ज्यादा वक्त हो गया, प्रतिदिन वहां पर लोग बैठे रहते हैं, किसी को कोई चर्चा नहीं है। जब किसान आंदोलन इस देश में चल रहा था तो नेशनल से लेकर इंटरनेशनल था सपोर्ट, सिलगेर का कोई नाम लेवा नहीं है। आज की तारीख में सिलगेर में 4 लोग मारे गए, लगभग हजारों की भीड़ के सामने ओपन फायरिंग की गई, 4 लोग शहीद हुए, जिसमें एक प्रेग्नेंट महिला भी थी, तो उसका अजन्मा बच्चा भी उसमें शहीद हो गया। कहा गया, सरकार ने पहले दिन कहा कि नक्सली थे, जब हजारों लोगों ने कहा कि नहीं नक्सली नहीं थे, लोकल ग्रामीण थे, तो कहा ठीक है हम आपको 10,000 रुपया और एक कंबल, 17-18 मई को गर्मी के मौसम में एक कंबल और 10,000 रुपए मुआवजे की बात कही गई। आदिवासियों ने नहीं लिया, लौटा दिया। आज स्थिति यह है कि ना सरकार उनसे बात करने जाती है, ना कोई और उनकी पूछने वाला है। आंदोलन आज भी चल रहा है, वहीं पर उन्होंने अपने जो है पत्तों से डाल करके, डालियां डाल करके, छत बना करके आंदोलन चल रहा है। हमने देखा कि दिल्ली में बुलडोजर चला, सबने देखा। उसी के कुछ दिन बाद असम के टी बागान्स में भी बुलडोजर चला था, किसी ने नहीं देखा। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के नाम पर असम में बुलडोजर चलाए गए, टी गार्डन्स को उजाड़ दिया गया और कहा गया कि मुआवजा दिया जाएगा। हैरानी की बात यह है कि मुआवजे के नाम पर क्या दिया गया कि आपका जो सैलरी से जो पीएफ कटता है सर, और ग्रेच्युटी, यह आपका मुआवजा होगा। डिस्प्लेसमेंट के नाम पर मुआवजे में आपको ग्रेच्युटी और पीएफ दिया गया, पीएफ का पैसा दिया गया। जो लोग यहां पर कभी कॉलोनियल इरा में गए या उसके बाद में भी गए थे, आजादी के बाद में, उन सबके पास आज ना तो वहां पर रहने के कागजात हैं और वो उनको बिना वहां से भगा दिया गया कि आप मजदूर थे, अब चले जाइए। स्थिति ये है। इसी तरीके से हम लोग देख रहे हैं उत्तराखंड और हिमाचल में हाइड्रो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, पूरे देश में चल रहा है मामला, सारी सरकारें शामिल हैं, कोई भी ऐसा नहीं है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सारे लोग शामिल हैं और उन्हीं लोगों के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में एक और चीज कहकर के मैं बात खत्म करूंगा, जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में कहानी आपको बता देते हैं। ये ज्यादातर सेंट्रल इंडिया का हिस्सा अनुसूची 5 के अंतर्गत आता है। अनुसूची 5 भारतीय संविधान का हिस्सा है। कहा गया कि अनुसूची 5 का एरिया मीन शेड्यूल एरिया इस देश के प्रेसिडेंट साहब के तहत आएगा, वो उसको गवर्न करेंगे, उनके नुमाइंदे सीधे जो है गवर्नर हुआ करेंगे राज्यों के भीतर, और उनको जो लिए एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होगी, टीएसी के जरिए राज्यपाल उसको मैनेज करेगा। हर साल टीएसी की जो है मीटिंग्स होंगी रेगुलर बेसिस पर, उनकी रिपोर्ट्स दी जाएंगी। आपको जानकर के हैरानी होगी, पिछले 7 सालों से टीएसी की मीटिंग ही नहीं हुई है। प्रेसिडेंट साहब ने आज तक एनुअल रिपोर्ट तक नहीं मांगी किसी से, गवर्नर्स ने टीएसी की मीटिंग्स ही नहीं की, और उन इलाकों में माइनिंग हो रही है, जबकि कंपलसरी है कि बिना टीएसी के ये सारा काम हो ही नहीं सकता है। 1996 में पेसा एक्ट आया, सिर्फ छत्तीसगढ़ में लागू है। 10 राज्यों में लागू होना था, सिर्फ छत्तीसगढ़ में लागू करके छोड़ दिया गया। झारखंड जो है आपका, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कहीं लागू नहीं है। यह हकीकत है। यह पार्लियामेंट से डिस्कशन के बाद आ गया था। कहा गया था कि पार्लियामेंट ने पास कर दिया है, राज्यों में यह स्वतः लागू हो जाएगा। राज्यों को चिट्ठी भी लिखी थी कि आप अपने यहां एक चिट्ठी निकाल करके एक्सेप्ट कर लीजिए। सिर्फ एक राज्य ने एक्सेप्ट किया, बाकी सबने नहीं किया। तो यह स्थिति हमारे यहां पर है। तो इसीलिए इस चीज को बहुत समझने की जरूरत है कि ये जो पूरी की पूरी लड़ाई है, सिर्फ और सिर्फ खनन और इन सब का नहीं है, ये एग्जिस्टेंस का मसला है, सर्वाइवल का मसला है। नहीं तो आने वाले दिनों में होगा ये कि हमने पिछले 10 साल में देखा है, 10 साल में नहीं 20 साल में देखा, झारखंड के भीतर आदिवासियों की 10% आबादी कम हो गई। खुदा जाने कैसे हुई, लेकिन आंकड़े बताते हैं 10% कम हो गई। तो वही होगा रेड इंडियंस के साथ जो हुआ, यहां भी इसी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा।
तो जब हम ये लोग यहां पर बैठे हुए हैं तो आप सबसे ये अपील कर रहे हैं कि इन तमाम लोगों को उनके चश्मे से देखने की कोशिश कीजिए, उनका जो अपना नजरिया है देखने का, उस नजरिए से देखने की कीजिए। तब शायद हम लोग उनके साथ जुड़ पाएंगे और वो लोग हमारे साथ जुड़ पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद